हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स में अपने उस वेक्टर वाले चैप्टर को आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी का डिवीज़न बता दिया था कि कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिहाव पर तीन तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको बताए गए हैं। पहला आपका स्केलर, दूसरा आपका वेक्टर और तीसरा आपका टेंसर। इन तीनों क्वांटिटीज़ का अपना अपना एक कंडीशन होता है जिसको लोग फॉलो कर कर तीन टाइप में बनते हैं। ठीक, तो अब आज हम लोग को इनकी प्रॉपर्टीज़ शुरू करनी है। देखिए आज के लेक्चर में मैं आपको स्केलर और टेंसर की प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा, क्योंकि स्केलर के प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल होते हैं। जो भी सिलेबस में आपको स्केलर्स आगे पूरे फिजिक्स में पढ़ने हैं वो सभी के सभी स्केलर्स बहुत सिंपल रूल्स पर ऑपरेट हो जाते हैं या बहुत सिंपल रूल के हिसाब से हैंडल हो जाते हैं। टेंसर्स का आप इतना मान कर चलिए कि एक दो टेंसर्स के ऑपरेशंस आपको हैं और बाकी टेंसर्स का सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं है। देखिए टेंसर्स को पढ़ना उतना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको एक हायर मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए उसको आगे के लिए ही रखा गया है। आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाई करेंगे तो आपको टेंसर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब बचता है आपके पास बात वेक्टर का, तो ये चैप्टर वेक्टर के लिए ही है। इस सेक्शन में हम लोग स्केलर पर ठीक ठाक चर्चा कर लेंगे, टेंसर पर थोड़ा बहुत करेंगे जो आपके सिलेबस में है, और उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग सिर्फ वेक्टर्स पर फोकस करेंगे। तो फिर क्या ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्केलर्स के भी आपको बहुत सारे क्वांटिटीज़ पढ़ने ही हैं। तो स्केलर में जो भी प्रॉपर्टीज़ आपके पास होती हैं उनको ज़रा हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ताकि आगे फिजिक्स में जब भी आप स्केलर्स को देखें तो आपको डर ना लगे कि यार इनको करना कैसे है ना। ठीक, तो स्केलर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्केलर के बेसिक प्रॉपर्टी से शुरुआत कर कर बताता हूँ। जैसे इसका पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, है ना। दो चीज़ें रहती हैं मैग्नीट्यूड में। जैसे 5 किलोग्राम का मास, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम यूनिट हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। पिछला लेक्चर आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे तो आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, और स्केलर्स के पास मैग्नीट्यूड ही सिर्फ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन। इनके पास क्या नहीं होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब जितने भी स्केलर क्वांटिटीज़ होंगे इनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड से ही अपने आप को डिफाइन करने में क्या होंगे, कामयाब हो जाएंगे। इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्शन की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, यानी कि सिंपली अपने आप में सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद इनका अगला प्रॉपर्टी जो है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, दे फॉलो सिंपल अलजेब्रिक समीशन। ठीक है, तो ये लोग सिंपल अलजेब्रिक समीशन को फॉलो करते हैं। मतलब इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए वही मैथमेटिक्स का अलजेब्रा रूल लगाया जाता है। जैसे प्लस प्लस है तो ऐड कर देंगे, साइन प्लस का रहेगा। प्लस माइनस है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे और साइन बड़े वाले का रहेगा। और अगर माइनस माइनस है तो ऐड कर देंगे और साइन माइनस का रहेगा। ठीक, जो आपने सिंपली एडिशन रूल पढ़ कर रखे हैं अपने अलजेब्रा मैथ में, उन्हीं को आप इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं इस थर्ड पॉइंट के सपोर्ट में आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कह रहा है कि एक बॉडी ए है, इस बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज की वैल्यू जो है वो क्यू ए स्टैंड करता है। देखो क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और ए बॉडी ए को। मतलब बॉडी ए पर चार्ज का अमाउंट पॉजिटिव में है और प्लस है 10 कूलम का। चार्ज को कूलम में मेज़र किया जाता है, जैसे मास को किलोग्राम में, वैसे चार्ज को कूलम में। फिर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी बी है और इस पर प्लस का चार्ज है। ठीक है, और ये जो क्यू बी है ये आपका है प्लस 8 कूलम। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया या एक दूसरे से एकदम टच करा दिया। तो अब इस टोटल सिस्टम का ए और बी जो सिस्टम बना हुआ है, इसका टोटल चार्ज क्यू टोटल सिंपली क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी, दैट इज आपका प्लस 10 और प्लस प्लस में ही है तो 8 रख दीजिए, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, प्लस 18 कूलम का चार्ज इन दोनों पर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों अब अपने पास
प्लस 18 कूलम का चार्ज रखते हैं, यानी कि सिंपली प्लस प्लस थे इसलिए हमने ऐड कर दिया, साइन भी प्लस दे दिया। इसी तरीके से एक और बगल में हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से, ठीक, मान लो हमारे पास एक बॉडी है ए, ठीक है, यहाँ पर ये बॉडी ए है और यहाँ पर एक बॉडी बी है। अब की बार बॉडी ए पर तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बॉडी बी पर कैसा चार्ज हम दे देते हैं अब की बार, निगेटिव। तो क्यू ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेट से प्लस 10 कूलम, क्यू बी की वैल्यू निगेटिव होगी, लेट से -5 कूलम, और हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया है, टच करा दिया है, ठीक है। ए और बी आपस में टच हो चुके हैं। अब देखिए इन दोनों के सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा या निगेटिव, ये तो अभी पता चल जाएगा। देखो हम तुरंत क्यू टोटल निकालेंगे, वो सिंपली होगा क्यू ए प्लस क्यू बी, सिंपल अलजेब्रा लगाइए, है ना, ठीक। क्यू ए का वैल्यू कितना है, +10, ये हमने रखा, प्लस ऐड करना है क्यू बी का वैल्यू, तो क्यू बी का वैल्यू क्या है, माइनस, तो -5 रख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +10 -5 कितना आएगा, +5 कूलम आएगा। यानी कि टोटल चार्ज पर प्लस में ही आया है, तो दोनों बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज होगा अभी, प्लस, ये सिस्टम के ऊपर मतलब प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है, 5 कूलम का। आप यहाँ देखिए प्लस और माइनस था तो मैंने क्या कर दिया है, सब्सट्रैक्ट कर दिया और साइन बड़े वाले का दिया है, क्योंकि 10 बड़ा है और उसके सामने प्लस साइन है तो प्लस साइन हम लोगों ने दे दिया है। ऐसे अगर मान लीजिए दोनों बॉडी पर माइनस माइनस रहता तो ऐड कर साइन माइनस कर देते। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जो आपके स्केलर्स होते हैं इनका समीशन बहुत ईजी है। देखिए टेंसर्स का और वेक्टर का समीशन इतना आसान नहीं होता है, उनके लिए आपको स्पेशल रूल सीखने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स का ये अलजेब्रिक सम उनके लिए काम नहीं आता है। तो आप स्केलर्स को तो एकदम सिंपल फंडे पर सॉल्व कर सकते हैं, ये लोग बहुत सिंपल लोग हैं ना, ठीक, आराम से आप इनको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स के लिए पूरी वेक्टर मैथमेटिक्स आपको सीखनी पड़ती है, उनका समीशन अलग तरीके से होता है, सब्सट्रैक्शन अलग तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें एकदम अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि आप अगर किसी क्या कहते हैं स्केलर को यूज़ कर रहे हैं, देन उसको ऐड करने के लिए कोई स्पेशल रूल लगाने की ज़रूरत नहीं। जो आपने सिंपल अभी तक क्लास 6, 7, 8 तक की मैथ जो पढ़ी होगी उसी को आप यूज़ कर यहाँ पर स्केलर्स का समीशन ले सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा कि वेक्टर जो होते हैं वो सिंपल अलजेब्रिक सम को फॉलो करते हैं। इस तरीके से आप इनका अलजेब्रिक सम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगला चीज़ देखिए, ये चीज़ लिखने के बाद इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रहे। हम अगले पॉइंट पर आएंगे, इसको रफ कर, ठीक है। अच्छा, ये अलजेब्रिक सम कितने वेक्टर्स फॉलो करेंगे, सॉरी वेक्टर्स नहीं, कितने स्केलर्स फॉलो करेंगे, तो जितने भी स्केलर क्वांटिटी होंगे सभी फॉलो करेंगे ना। जैसे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सभी लोग किसका यूज़ करेंगे, यही अलजेब्रिक सम का यूज़ करेंगे। आगे सिलेबस में फिजिक्स में जितने भी आपको अब स्केलर क्वांटिटीज़ मिलेंगे उनके समीशन के लिए आपको अलजेब्रिक सम ही यूज़ करना है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। तो इसीलिए आपको कहते हैं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सीख जाएंगे तो आगे की चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, आसान। अगला जो आपको पॉइंट याद रखना है, देखिए अगर मान लीजिए कोई ए नाम का क्वांटिटी है और ये स्केलर है, मैं कहता हूँ कि ये ए नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, ठीक। इस स्केलर में मैं मान लो एक बी नाम का क्वांटिटी ऐड करता हूँ, वो भी क्या है, स्केलर है। तो इनका जो रिजल्ट आएगा लेट्स से सी, तो सी भी क्या रहेगा, स्केलर ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब स्केलर में स्केलर का एडिशन आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही देगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एक स्केलर क्वांटिटी ए है हमारे पास और हमने उसमें से एक बी नाम के क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट किया है और वो भी स्केलर ही है, तो इनका जो फाइनल रिजल्ट सी आएगा वो भी क्या होगा, स्केलर ही होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर आपने एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया है बी के साथ जो कि खुद क्या है, स्केलर है, स्केलर और ये आपका स्केलर। अच्छा, स्केलर्स का एक प्रोडक्ट आप वेक्टर में भी पढ़ोगे, वो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं आप कंफ्यूज हो, आगे चलकर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ना पड़ता है वेक्टर्स में, तो वो कहानी अलग है। हम यहाँ सिंपली, आप चाहें तो यहाँ डॉट लगा सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई के लिए डॉट भी यूज़ किया जाता है, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंपली यहाँ आप वो वाला ये क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं है, नहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वेक्टर्स में भी आपको एक बार डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई वाला साइन है,
तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, लेट्स से अब की बार हम नाम बदल लेते हैं, नहीं आप बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लो x नाम का कोई क्वांटिटी आता है और वो भी आपका एक स्केलर ही होगा, तो स्केलर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी आपको एक स्केलर ही रिजल्ट देता है। और अगर किसी स्केलर a को स्केलर b से आप डिवाइड करते हैं, यानी कि ये a भी आपका स्केलर, b भी आपका स्केलर, तो इनका जो रिजल्ट आएगा ना a डिवाइड बाई b, वो आपको मान लो d देता है, तो रिजल्ट भी क्या होगा आपका स्केलर ही होगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज़ बिलोंग करती हैं किससे, स्केलर क्वांटिटीज़ से। मतलब सबसे पहली बात, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इनके पास डायरेक्शन होता ही नहीं है, ये सिंपल अलजेब्रिक सम को फॉलो करते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा, उसको जोड़ने या घटाने के लिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम वही मैथमेटिक्स के सिंपल रूल फॉलो करेंगे जो अभी तक मैथ में करते आए हैं। इनके लिए कोई स्पेशल मैथ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वेक्टर और टेंसर्स के लिए सीखना पड़ता है। इनको आप सिंपल मैथ से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबसेक्शन, डिवीज़न भी सिंपल है। किसी भी स्केलर में स्केलर का एडिशन आपको स्केलर रिजल्ट ही देगा, किसी स्केलर से स्केलर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तब भी स्केलर मिलेगा। स्केलर में स्केलर का मल्टीप्लाई आपको स्केलर रिजल्ट देगा, और स्केलर को स्केलर से डिवाइड करने पर भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, स्केलर की इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप आगे के लिए ध्यान में रखेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक। क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत सारे स्केलर प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं। जैसे वेक्टर ख़त्म कर आप अगले चैप्टर पर आओगे, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ठीक, या रेक्लिनियर मोशन जो आपका होता है, काइनेमेटिक्स जिसको सिंपली लोग कहना पसंद करते हैं, तो उस चैप्टर में आप पाएंगे ना कि आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो इनको हैंडल करने के लिए आपको इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार आपको कह देगा कि एक लड़का है, मान लो वो नॉर्थ में 4 किलोमीटर जाता है, फिर ईस्ट में 3 किलोमीटर जाता है, फिर नॉर्थ में वो 5 किलोमीटर जाता है। तो देखो 4, 3 और 5, तो कितना हो गया आपका 12 किलोमीटर हो गया है ना, ठीक। तो 4, 3 और 5 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपने सिंपली क्या किया है, ऐड किया है। तो ऐसे डिस्टेंस हो गया, या आगे चलकर जितने भी चैप्टर्स में आपको, अगर देखिए जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बार बार बताया जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। जैसे कह दिया गया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो उन पर ये सारे प्रॉपर्टीज़ फिर अप्लाई हो जाएंगे, है ना, ठीक। जैसे मैंने कहा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको आगे चलकर मैं वेक्टर के रूल पढ़ाने वाला हूँ, उन पर वो सारे रूल अप्लाई हो जाएंगे। मैं कहूँगा कि प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है, तो टेंसर के रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, उन पर टेंसर के रूल अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्केलर्स के इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आगे चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी, है ना, ठीक। अब देखो, इन रूल्स को मैं आपको हर चैप्टर में याद दिलाता रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्केलर्स आएंगे तो मैं आपको तुरंत कहूँगा कि स्केलर्स के ये रूल थे, क्या आपको याद हैं? याद नहीं होगा, वीडियो आप वापस से देख लीजिएगा, चीज़ों को थोड़ा रिवीजन रखना देखो ज़रूरी होता है ना। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें वैसे भी दिमाग में नहीं रहेंगी। भाई हर इंसान ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक बार पढ़ लिया और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पक्की बात है कि चीज़ों को अच्छे से गेन नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक। देखो, समझना एक अलग बात होती है, और समझने के साथ साथ उसको हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखना एक अलग बात होती है। आप किसी लेक्चर को विज़िट करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं, आपको चीज़ें अगर तुरंत समझ में आ गई हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि आपको तुरंत समझ में आ गया तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा ही रहेगा, है ना, ठीक। उसको 1-2 हफ्ते बाद वापस से आप रिवाइज़ करिए, उस पर क्वेश्चंस करिए, तो फिर रीगेन होता रहता है, आपके दिमाग में रिटेन होता रहेगा, है ना, ठीक। और जब 2-4 बार आप ऐसा करेंगे ना तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, और तब फिर वो जल्दी नहीं निकलता है। तो इस वजह से आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तब थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ करना है। इनफैक्ट आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक तो आप स्केलर के रूल्स को, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ही करेंगे। बिना इसके आप आगे की चीज़ों को वैसे भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा दिमाग में बिठा कर रखिएगा, ये सभी स्केलर्स के क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आगे चलकर आप जितने भी स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उन सब पर ये रूल्स क्या हो पाएंगे, अप्लाई हो पाएंगे। क्लियर रहेगा ये बात। अब हम लोग टेंसर की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो देखो, सेकंड पर्सन जो हमें देखना है वो क्या है, आपका टेंसर्स हैं, है ना, ठीक। तो देखो, टेंसर्स के पास क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी टेंसर की देखिएगा, दे हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वही यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। अगली चीज़
दे हैव नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इनके पास डायरेक्शन होता तो है लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? टेंसर्स कहलाते हैं, ठीक। अब देखो इनके लिए जो प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं वो हर टेंसर के लिए ना एक अलग अलग टाइप के रूल्स आपको बताए जाते हैं। तो आप एक बात पर यकीन रखिए कि क्लास 12th में आपको ऐसा कोई भी टफ सिस्टम नहीं दिया गया है टेंसर्स को सॉल्व करने का जो आप हैंडल ना कर सकें। देखिए एक प्रेशर के लिए कुछ रूल्स आपको बता दिए जाते हैं, उसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे, आपका प्रेशर वाला काम पूरा हैंडल हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए एक अलग तरीके का सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं और उसको हम लोग मेनली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ जिसको कहा जाता है। जैसे स्ट्रेस हो गया तो स्ट्रेस के लिए आपको मोहर सर्कल के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए और वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो आप कह रहे होंगे कि फिर स्ट्रेस वगैरह को, प्रेशर को, इन लोग को ऐड कैसे किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं प्रेशर की बात कर लेता हूं। आप प्रेशर के बारे में चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर लीजिए। देखिए प्रेशर इज़ ए टेंसर, प्रेशर एक टेंसर है। इसके लिए, प्रेशर के लिए है ना, ठीक, वी यूज़ डाल्टन लॉ फॉर समीशन ऑफ प्रेशर इन गैसियस मिक्सचर। देखो गैसियस मिक्सचर में हम लोग प्रेशर के समीशन के लिए डाल्टन्स का लॉ यूज़ करते हैं। अब डाल्टन लॉ मैं क्या आपको यहाँ पढ़ाऊँगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रेशर का जब चैप्टर आएगा तो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक। जहाँ पर भी आप गैसेस के बारे में पढ़ेंगे वहाँ डाल्टन का लॉ आप डिटेल में पढ़ लेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो देखो उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ मोल का नॉलेज होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो रहेंगी मैं जब केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, है ना, ठीक। अच्छा मान लीजिए गैस नहीं है ना, ठीक, गैसेस मिक्सचर नहीं है, मान लो लिक्विड है, या लिक्विड या इन सब चीज़ों के ऊपर अगर कोई प्रेशर लगाता है, लिक्विड फॉलो सिंपल समीशन लॉ, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि आप सिंपली समीशन कर सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए कि आपके पीठ पर एक बच्चा खड़ा होकर क्या कर रहा है कि आपके पीठ को दबा रहा है। अगर 2 बच्चे आ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, तो सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एडिशन उतना भी सिंपल नहीं होता है ना। देखिए ऐसी चीज़ें अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं हैं कि आपको इतना टफेस्ट वे में टेंसर्स को यूज़ करने को दिया जाए, है ना, ठीक। आप खुद जब प्रेशर का चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में क्लास 11th में ही, जब आप सेकंड बुक शुरू करेंगे और उसका सेकंड चैप्टर प्रेशर पर ही पूरा रिलेटेड है, वो एक पूरा चैप्टर प्रेशर को ही डेडिकेट किया गया है, तो वहाँ जब रहेंगे तो हम लोग वहाँ समझ लेंगे कि इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो टेंसर्स के पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैंने आपके सामने लिख दिया। इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। प्रेशर जैसे चीज़ों को यूज़ करने के लिए अगर गैसियस मिक्सचर का प्रेशर निकालना है डाल्टन्स लॉ यूज़ करना पड़ता है। लिक्विड वगैरह में प्रेशर निकाला है, सिंपल समीशन लॉ हम लोग यूज़ करते हैं। पास्कल्स लॉ वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सिंपली अगर चाहें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लिक्विड में जो क्या कहते हैं प्रेशर वगैरह का कैलकुलेशन होता है वो पास्कल्स लॉ की मदद से किया जाता है, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं लिक्विड फॉलो सिंपल समीशन लॉ, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं क्या, पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल का नियम हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उससे हम लिक्विड के प्रेशर का क्या कर सकते हैं, समीशन कर सकते हैं, ठीक। अगर प्रेशर के अलावा मान लो कोई स्ट्रेस के लिए कहता है, तो देखो स्ट्रेस का तो और भी मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए मोहर सर्कल का यूज़ किया जाता है। जिस भी पॉइंट पर आपको स्ट्रेस निकालना होगा उस पॉइंट पर मोहर्स का सर्कल ड्रॉ किया जाता है और उसके मदद से स्ट्रेस वगैरह को कैलकुलेट किया जाता है ना, ठीक। नॉर्मल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस जो आपका होता है उसके कैलकुलेशन के लिए इस रूल का हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो आपको कभी नहीं यूज़ करना है, आपके क्लास 11 12 के टॉपिक में ये चीज़ है नहीं जो आपको फिर स्ट्रेस पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन विदाउट समीशन वगैरह के पढ़ना पड़ेगा। जो एप्लीकेशंस आपके यहाँ हैं उनमें आपको समीशन कभी स्ट्रेस का करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। टेंसर क्वांटिटीज़ की इतनी बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेंसर्स जो होते हैं थोड़ा अलग तरीके से हैंडल होते हैं, लेकिन जैसे मैंने प्रेशर मेन टेंसर आपको बता दिया है, जिसके लिए आप गैसियस मिक्सचर में डाल्टन का रूल यूज़ करेंगे, डाल्टन्स लॉ, और लिक्विड में प्रेशर के समीशन के लिए पास्कल्स लॉ यूज़ किया जाता है, या प्रेशर का सही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पास्कल्स लॉ यूज़ किया जाता है। स्ट्रेस के लिए मोहर सर्कल यूज़ किया जाता है, जो कि आपको यूज़ करना नहीं पड़ेगा क्लास 11th लेवल पर या 12th लेवल पर। हायर मैथमेटिक्स की चीज़ है,
हायर लेवल पर आप पढ़ेंगे, है ना। ठीक, कुछ आगे के लिए भी रहना चाहिए ना, यही सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपको फिर पीएचडी की डिग्री दे दी जाएगी, तो कुछ आगे के लिए भी छोड़िए, नहीं तो आगे क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। ठीक, वहाँ पर भी तो कुछ रहना चाहिए। तो इतनी चीज़ आज आपको यहाँ पर समझ लेनी है। ठीक, मैंने आपको आज क्या क्या बताया है, मैंने आपको स्केलर के प्रॉपर्टीज़ को बताया है और मैंने आपको टेंसर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। इन दोनों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके पहले वाला लेक्चर भी अच्छे से देखकर नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि आप इस चैप्टर के एंड पर होगे तो आपको वेक्टर से डर लगना बंद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप फिजिक्स में कहीं भी वेक्टर एकदम आराम से और इत्मीनान से यूज़ कर पाएंगे, मज़ा आएगा आपको वेक्टर पढ़ने में, है ना। ठीक, तो इतने 2 लेक्चर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर के प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेंगे और देखते हैं कि कैसे वेक्टर हैंडल किया जाता है। लगभग 5 से 6 या 7 लेक्चर्स लगेंगे वेक्टर को पूरी तरीके से अच्छे से समझने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर जो यूज़ है वो वेक्टर का ही है फिजिक्स में। स्केलर्स का भी है, लेकिन स्केलर्स के प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल होते हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक, लेकिन हाँ, आप इतना समझ कर चलिए कि वेक्टर्स मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनके रूल भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगले 6-7 लेक्चर में आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ये मेरी गारंटी है। बस आप लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।